सरकारी पहल शिक्षक क्षेत्र में स्वयं युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय शिक्षण का अध्ययन जाल। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच है जो स्कूल 9वीं से 12वीं से स्नातकोत्तर स्तर तक को कवर करता है। यह शिक्षक छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। दीक्षा मंच शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम से संबंधित आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। विद्यादान यह कार्यक्रम शिक्षाविदों और संगठनों को पाठ्यक्रम से जुड़े मनोरंजन और आकर्षक ई-लर्निंग सामग्री विकसित करने और उनमें योगदान देने के लिए एक साथ लाता है। डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश छात्रों के लिए स्क्रीन समय की सीमा तय करने की सलाह देते हैं। इसमें डिजिटल शिक्षा के 8 चरण शामिल हैं, यानी योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, या बातचीत, ऑन असाइन, ट्रैक सराहना। पीएम ई विद्या यह छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार के डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षण अधिगम सामग्री तक बहुमोड़ पहुंच में सुविधा के लिए एक अनूठी और अभिनव पहल है। आगे की राय क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस अभूतपूर्व समय में डिजिटल शिक्षा को पारंपरिक स्कूलों और पढ़ाई के लिए एक व्यवहार विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। समग्र विकास हेतु सरकार और निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध, सुलभ, सस्ती रहे और सतत विकास के लक्ष्य को आकार दिया जाए, अर्थात सभी के लिए समावेशी, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। मानव संसाधन। भारत विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश में से एक है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसलिए इस जनसांख्यिकीय लाभांश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी का अर्थ है श्रम के कौशल, शिक्षा, क्षमता, गुण जो उनकी उत्पादक क्षमता और आय की दक्षता को प्रभावित करता है। यह बताया गया है कि देश में मानव पूंजी की भारी कमी। हालांकि देश में कार्यबल बढ़ रहा है, लेकिन यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि शिक्षित, कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल की भारी कमी है। मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता। आर्थिक विकास पूंजी स्टॉक की वृद्धि मानव पूंजी निर्माण का बहुत हद तक निर्भर करता है। मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश के अभाव में भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति से होगा, जिससे विकास में बाधा आएगी। कौशल अंतराल। मानव पूंजी में महत्वपूर्ण कौशल की कमी है जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। भारत में अधिशेष श्रम शक्ति है, लेकिन रोजगार के लिए कौशल की कमी है। इसलिए मानव पूंजी निर्माण को आवश्यक कौशल का निर्माण करके लाभकारी रोजगार प्रदान करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। रिपल इफेक्ट। दुनिया भर के संगठनों ने कुशल जनशक्ति के महत्व को पहचाना है। यह थोड़ा महंगा होने के बावजूद मूल्य प्रदान कर सकता है। कुशल मानव पूंजी उच्च मूल्य प्रदान करती है और देश की अर्थव्यवस्था विकास में रिपल प्रभाव को उत्पन्न करती है। मानव पूंजी का महत्व। रोजगार। पिछले दशक के दौरान श्रम शक्ति की वृद्धि दर 2.23%, रोजगार की वृद्धि दर 1.4% की तुलना में काफ़ी अधिक थी, जो स्वयं अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से कई गुना कम थी। रोजगार के बिना उत्पादक श्रम बर्बाद हो जाता है, देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा डालता है और इसे अपनी पूर्ण विकास क्षमता प्राप्त करने से रोकता है। नवाचार और तकनीकी सुधार। मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पादन और संबंधित गतिविधियों के क्षेत्रों में अधिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अधिक विकास प्राप्त करने के लिए नवाचार आवश्यक है। यह
कई प्रौद्योगिकियों को आवश्यक अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ाता है। भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता मानव पूंजी श्रम उत्पादकता को बढ़ाती है। प्रशिक्षित श्रमिक भौतिक पूंजी आदि का अधिक कुशलता से उपयोग करेंगे। उत्पादन में वृद्धि मानव पूंजी निर्माण उत्पादन के स्तर को बढ़ाता है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। प्रशिक्षित और कुशल श्रमिक अपने पास उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। भागीदारी और समानता की उच्च दर श्रम शक्ति के उत्पादक उपायों में सुधार करके मानव पूंजी निर्माण उत्कृष्ट रोजगार को बढ़ाता है। इससे श्रम शक्ति में भागीदारी की उच्च दर होती है। यह गरीब और अमीर के बीच खाई को कम करता है। इसके अलावा अगर भारत में $5 ट्रिलियन का आर्थिक विकास हासिल करना है तो महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, जिसके लिए महिलाओं के रोजगार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार जीवन की गुणवत्ता आय और स्वास्थ्य से समेकित होती है। आय और स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल निर्माण आदि के स्तर पर निर्भर करते हैं। मानव पूंजी निर्माण इन कौशलों को बढ़ाता है और आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। जनसंख्या की बेहतर गुणवत्ता का अर्थ है अधिक आर्थिक विकास। भारत में युवा कौशल विकास और रोजगार योग्यता में चुनौतियाँ क्या हैं? सीमित रोजगार योग्यता कौशल। डिजिटल इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केवल 51.3% भारतीय युवा ही रोजगार के योग्य माने जाते हैं, जो 2020 के 45.9% से थोड़ा बेहतर है, लेकिन अब भी यह दर्शाता है कि युवाओं में नौकरी के लिए तैयार होने की भारी अंतर है। उद्यमिता के प्रति कम जागरूकता और उद्यमशीलता। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग इंडिया एंड वर्क्स नामक एक संयुक्त अध्ययन में पता चला कि 70% से अधिक युवा स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी मौजूदा सरकारी उद्यमिता योजनाओं से अनभिज्ञ हैं, जो एक गंभीर संचार और आउटरीच अंतर को दर्शाता है। अपर्याप्त प्रशिक्षण और संरचना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय बार बार इस बात को रेखांकित करता है कि भारत में प्रशिक्षण और संरचना की कमी कौशल विकास तंत्र की एक बड़ी चुनौती है। उद्योग की ज़रूरतों के साथ कौशल का बेमेल होना। पीएम कौशल विकास योजना और जैसी योजनाओं के बावजूद अकादमिक शिक्षा और औद्योगिक कौशल के बीच एक महत्वपूर्ण बेमेल बना हुआ है। नेस्कॉम और फिक्की की रिपोर्ट की तकनीकी स्नातकों ने भी व्यावसायिक ज्ञान की कमी है, जो भारत में व्यावसायिक शिक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की ज़रूरतें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 के अनुसार एआई, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स के आगमन के कारण 2027 तक 44% श्रमिकों के मुख्य कौशल बदल जाएंगे। फिर भी भारत निरंतर सीखने के एक संरचित पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है, खासकर मध्य कैरियर पेशेवरों के लिए। युवाओं में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति। सांस्कृतिक और आर्थिक कारक युवाओं को उद्यमशीलता के जोखिम लेने में हतोत्साहित करते हैं। 2023 में GUESSS इंडिया सर्वे ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट स्टूडेंट सर्वे में पाया गया कि 69.7% भारतीय छात्र 2023 में स्नातक होने के तुरंत बाद रोजगार की तलाश करना चाहते हैं, जो स्थिर नौकरियों के लिए एक मजबूत प्राथमिकता को दर्शाता है। रोजगार सृजन में कमी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 2030 तक लगभग 10 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना होगा ताकि यह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सके, लेकिन बेरोजगार विकास और असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व मुख्य बाधाएं बने हुए हैं। कौशल प्रशिक्षण में ग्रामीण शहरी विभाजन। कौशल विकास कार्यक्रम काफ़ी हद तक शहर केंद्रित है। NSDC के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और अशिक्षित युवा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। अक्सर औपचारिक प्रशिक्षण से बाहर रखे जाते हैं, जिससे शहरी ग्रामीण
कौशल अंतर बढ़ता है। कौशल शिक्षा में सकारात्मक पक्ष क्या है? युवा आबादी, बड़ी युवा आबादी, जनसांख्यिकीय लिबास, सरकार की मजबूत पहल में स्किल इंडिया, PMKVY और NSTC, सार्वजनिक निजी भागीदारी में वृद्धि, उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने वाली कौशल परिषदें। नकारात्मक पक्ष क्या है? कौशल और नौकरी के बीच असमानता, कम प्लेसमेंट दर, असंगत गुणवत्ता और पुरानी प्रशिक्षण पद्धति, व्यावसायिक शिक्षा की सामाजिक स्वीकृति कम, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सीमित पहुंच। अवसर है कि पुनर्निर्माण, सेवा, डिजिटल क्षेत्रों की बढ़ती मांग। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का समावेश, कौशल निरंतर निर्यात और वैश्विक रोजगार की संभावनाएं, ग्रीन जॉब्स, AI और नई उभरती आधारित मांग, कौशल मांग। चुनौतियां क्या है? निम्न स्तरीय कौशल का स्थान लेना, स्वचालन, अनियोजित योजनाओं और समन्वय की कमी, रोजगार के बिना कौशल की कमी का जोखिम, शहर ग्रामीण कौशल विभाजन में वृद्धि। सरकारी हस्तक्षेप, कौशल भारत, देश के युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया कौशल भारत, जिसमें से अधिक रोजगार योग्य बन सकें और अपने कार्य वातावरण में अधिक उत्पादक बन सके। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015, इसका उद्देश्य देश में संचालित सभी कौशल गतिविधियों के लिए एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराना, उन्हें सामान्य मानकों के अनुरूप बनाना और कौशल विकास को मांग केंद्रों से जोड़ना। PM युवा योजना, इसका उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करना, उद्यमिता सहायता नेटवर्क तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना। भारतीय कौशल संस्थान, कौशल की गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में एक निश्चित मानक और स्तर लाना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संभावित एवं मौजूदा दैनिक वेतनभोगियों को रोजगार परक कौशल के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहित करना और उन्हें मौद्रिक पुरस्कार और पारितोषिक प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके उन्हें कार्यकुशलता में वृद्धि करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर पारंपरिक प्रासंगिक कार्यबल में बदलना। औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ परियोजना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षुओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, भारत में गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर क्लाउड रिसर्च लैब, ये लैब छात्रों को भारत में AI और मशीन लर्निंग इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने वाली शोध पहलों को आगे बढ़ाने के लिए AWS क्लाउड तकनीकी का उपयोग करने के अवसर प्रदान करेंगे। यह IIT BHU और अमेज़न इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU के तहत एक पहल है। शिक्षा मंत्रालय ने चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी इंटेल और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ मिलकर AI फॉर ऑल पहल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करना है, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, संस्थानों को मजबूत बनाने, बेहतर बाजार संपर्क लाने और समाज की हाशिए पर पड़े श्रमिकों को शामिल करने के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना है। स्टार्टअप लिंकेज, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया SVEP का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। यह महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन्हें अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान करता है। शिक्षा और कौशल रोजगार के बीच संबंध, आधार के रूप में शिक्षा कौशल विकास के लिए आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है। इंजीनियरिंग में
इंजीनियरिंग में तकनीकी कौशल के लिए गणित की बुनियादी समझ आवश्यक है। कौशल विकास रोजगार क्षमता को बढ़ाता है। डिजिटल मार्केटिंग पाठ्यक्रम जैसे कौशल कार्यक्रम व्यक्तियों को व्यवहारिक कौशल से सुसज्जित करते हैं, जिसमें ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में उनके रोजगार की पहुंच बढ़ती है। क्षेत्र विशिष्ट कौशल विशिष्ट उद्योगों के लिए तैयार कौशल बाजार की मांग को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए कोडिंग बूट कैंप तकनीकी उद्योग की सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत को पूरा करते हैं। कौशल अंतराल को कम करना कौशल कार्यक्रम क्षेत्रीय कौशल अंतराल को भरकर बेरोजगारी को कम करते हैं। उदाहरण के लिए आतिथ्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण पर्यटन में कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। उत्पादकता में सुधार और रोजगार सृजन कुशल श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाते हैं और जिससे रोजगार सृजन होता है। उदाहरण के लिए हस्तशिल्प में कुशल कारीगर निर्यात बाजारों में बढ़ती वृद्धि को बढ़ावा देता है। सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग केवीवाई जैसी सरकारी योजनाओं और निजी क्षेत्र की पहल उद्योग विशिष्ट प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और कौशल अंतर को कम करने में मदद करती है। पीएम दक्ष सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार 2020-21 में शुरू की गई पीएम दक्ष और दक्ष कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना कौशल विकास कार्यक्रमों की पेशकश करके समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए बनाई गई। यह एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डीएनटी सफाई मित्रों को लक्षित करता है, जो अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस कौशल योजना का उद्देश्य उन समूहों को उनके कौशल को बढ़ाकर सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें उनकी रोजगार क्षमता और आय की संभावनाओं में सुधार हो सके। प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के साथ जोड़ा गया और रोजगार या स्वरोजगार के अवसर के लिए प्रशिक्षण की इस बात सहायता प्रदान की जाती है। सतत विकास लक्ष्य 8 सभी के लिए सतत समावेशी टिकाऊ आर्थिक विकास पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्यकार को बढ़ावा देना है। प्रमुख लक्ष्य में 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों, जिनमें युवा और विकलांग व्यक्ति भी शामिल है, के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्यकार प्राप्त करना, समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करना, श्रम अधिकारों की रक्षा करना, प्रवासी श्रमिकों विशेषकर महिला प्रवासियों और अनिश्चित रोजगार में लगे श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना, मानव पूंजी के लिए गरीबी और भूख के चक्र को तोड़ने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पोषण सहायता में वृद्धि पीडीएस और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से पौष्टिक भोजन तक पहुंच में सुधार, प्रतिदिन 12 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बौनापन में 38.4% से 35.5% की कमी आई है। कृषि उत्पादकता में सुधार, बेहतर सिंचाई और अधिक फसल उपज के लिए PMKSY के माध्यम से सतत खेती को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के बेहतर सिंचाई के कारण उत्पादकता में 20% की वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य और पोषण के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण, स्वास्थ्य और पोषण मानकों को पूरा करने की शर्त का नगद हस्तांतरण योजनाएं लागू करना। जननी सुरक्षा योजना माताओं को स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहन करती है, जिससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार होता है। आंकड़े JSY जननी सुरक्षा योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर में 13% की कमी लाने में योगदान दिया है, जिससे स्वस्थ बच्चे सुनिश्चित होते हैं, जिसमें कुपोषण से पीड़ित होने की संभावना कम होती है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार, कुपोषण संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना, अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाएंगे। केस स्टडी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है, जिससे स्वास्थ्य सेवा संबंधित वित्तीय बोझ कम करने, समग्र स्वास्थ्य सुधार करने, पोषण के प्रभाव को कम करने में मदद मिली। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना, आय के स्तर को बढ़ाने के लिए
शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश करना, जो बदले में बेहतर पोषण तक बढ़ा सकते हैं। कौशल भारत मिशन में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है। गरीबी चक्र में तोड़ा, जिससे कि परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर और पोषण प्राप्त हुआ है। महिलाओं को सशक्त बनाना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों का सहयोग करना, जो ग्रामीण महिलाओं को आकर्षक रूप में सशक्त बनाता है। केस स्टडी, मध्य प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5 लाख से अधिक महिलाओं ने घरेलू आय और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में अधिक योगदान दिया है, जिसका उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आगे की राह का कौशल आवश्यकताओं का मानचित्रण, भूगोल और क्षेत्र के अनुसार कौशल विकास योजनाओं और रणनीतियों विकसित करना, मानचित्रण के लिए तालुकाओं या जिलों से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, कौशल आवश्यकताओं का निरंतर डेटा उपलब्ध कराने के लिए उद्योग हितधारकों को प्रोत्साहित करना, एसएससी के सहयोग से नियमित श्रम बाजार अध्ययन आयोजित करना, अनुसंधान और दीर्घकालिक अध्ययन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण नवाचार केंद्र स्थापित करना, प्रशिक्षण और त्वरित वितरण गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता उन्नयन करना, न्यूनतम मानक निर्धारित करने और एनएसक्यूएफ संरेखण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक एकल नियामक निकाय की स्थापना करना, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आरपीएल को बढ़ाकर हस्तांतरणीय कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 8 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करना, निजी स्कूलों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में ऋण हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना पर विचार करना, प्रशिक्षुता कार्यक्रम, प्रशिक्षुता अधिनियम एनएपीएस ने हाल ही में हुए संशोधनों की समीक्षा तथा उसके विकास पर बल देना करना, प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रक्रिया को सरल बनाना, एमएसएमई क्षेत्र के प्रशिक्षुओं को प्रणाली में एकीकृत करना, कौशल विकास को शिक्षा के साथ संरेखित एकीकृत करना, विदेशी रोजगार संवर्धन एजेंसी की स्थापना करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सफलता की कहानियों का प्रचार करना, वित्त पोषण में कौशल कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत का उपयोग करना, क्षेत्र कौशल परिषदों को सुदृढ़ करना, व्यवसायों, कार्यों और नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर एसएससी का समूहन करना, रोजगार की भूमिकाओं को क्षैतिज प्रयोज्यता के साथ एकीकृत करना, नियमन, निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय संकेतक विकसित करना, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण के लिए निजी नौकरी परामर्श एजेंसियों के साथ साझेदारी करना, निर्धनता और भूखमरी। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का मतलब विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का मतलब खुशहाली में कमी और इसमें मूलभूत आवश्यकताओं की कमी जैसे अनेक आयाम शामिल हैं। इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी बुनियादी सामान और सेवाएं हासिल करने में असमर्थता शामिल है। भारत में 2011 में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती थी। पूर्ण गरीबी से तात्पर्य उन लोगों से है जिनकी आय किसी देश द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे है। इस सीमा से नीचे के लोग भोजन, पानी और आश्रय जैसी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य जीवन की उन स्थिति से है जहां लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, लेकिन अपने समाज के औसत जीवन स्तर को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। निर्भरता का वर्गीकरण परिभाषा। निरपेक्ष निर्भरता और सापेक्ष निर्भरता में अंतर है। निरपेक्ष निर्भरता मूलभूत आवश्यकताओं की गंभीर कमी की स्थिति। सापेक्ष
सापेक्ष निर्धनता वह स्थिति है जहाँ आय या संसाधन समाज की औसत आय से काफ़ी कम है। निरपेक्ष निर्धनता को मापने में एक निश्चित सीमा गरीबी रेखा के रूप में मापा जाता है और सापेक्ष निर्धनता जनसंख्या की औसत आय के सापेक्ष माना जाता है। निरपेक्ष निर्धनता का उद्देश्य जीवित रहने न्यूनतम आवश्यकताओं पूर्ति के लिए होता है। सापेक्ष गरीबी आर्थिक असमानता और जीवन स्तर को मापता है। सापेक्ष गरीबी की मापा की पाई गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल में रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या है। सापेक्ष गरीबी उन लोगों का प्रतिशत है जो औसत आय के एक निश्चित प्रतिशत से कम कमाते हैं। निरपेक्ष गरीबी में विकासशील और विकसित देश में आम है, जबकि सापेक्ष गरीबी विकसित और उच्च आय वाले देशों में आम है। निरपेक्ष गरीबी में गरीबी रेखा की प्रकृति स्थिर है, सामाजिक मानकों के अनुसार नहीं बदलती है। सापेक्ष निर्भरता में गरीबी रेखा की प्रकृति गतिशील है, सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ बदलती रहती है। निरपेक्ष गरीबी का उदाहरण की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो बुनियादी भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने में असमर्थ है। सापेक्ष निर्धनता में राष्ट्रीय औसत आय से 50% कम आय वाला व्यक्ति। निर्धनता के प्रकार में गरीबी स्वस्थ गरीबी, पोषण, स्वच्छता तक पहुंच का अभाव, उच्च रोग भार और कम उत्पादकता गरीबी का जाल बनाते हैं। कौशल निर्धनता शिक्षा तक खराब पहुंच, प्रारंभिक बाल्यावस्था में हस्तक्षेप की कमी, अनौपचारिक नौकरियों में खराब कौशल, गतिशीलता के कारण रोजगार और रोजगार आय, आर्थिक अवसर खराब होते हैं। गरीबी का दुष्चक्र। न्यूनतम आर्थिक वृद्धि, न्यूनतम आय से बहुत बचत, निम्न स्तर, फिर उससे निवेश, न्यूनतम निवेश जिससे न्यूनतम आर्थिक वृद्धि होगी। न्यूनतम आय से शिक्षा और स्वास्थ्य पर निम्न स्तर पर निवेश होगा। मानव पूंजी का निम्न स्तर होगा, उसमें उत्पादकता भी निम्न होगी जिससे न्यूनतम आय होगी। निर्धनता के प्रकार में स्वास्थ्य गरीबी में पोषण, स्वच्छता तक पहुंच का अभाव, उच्च रोग भार और कम उत्पादकता गरीबी का जाल बनाते हैं। कौशल निर्धनता में शिक्षा तक खराब पहुंच, प्रारंभिक बाल्यावस्था में हस्तक्षेप की कमी, अनौपचारिक नौकरियों में खराब कौशल भागीदारी के कारण रोजगार, आर्थिक और आय अवसर खराब होते हैं। परिसंपत्ति निर्भरता में भूमि या मकान जैसी परिसंपत्ति का अभाव, वित्त तक कम पहुंच और सामाजिक पूंजी का अभाव होता है। लिंग गरीबी के लिए लिंग आधारित पहलू में संपत्ति और आय का स्वामित्व पुत्र, पति, भाई समेत पुरुष सदस्यों के दे दिया जाता है, जिससे महिलाएं आश्रित रहती हैं। अपराध गरीबी नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, संगठित अपराध, नक्सलवाद आदि को बढ़ावा देती है। यह समाज के नैतिक मूल्यों को कम करती है, जैसे फिशिंग से संबंधित अपराध एक प्रकार का साइबर क्राइम है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 ने परिवारों के 3 समूहों में वर्गीकृत किया। स्वचालित रूप में बहिष्करण मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार, जैसे कि 13 परिसंपत्ति और आय आधारित मानदंडों में से कोई भी स्वचालित रूप में कल्याण लाभों से बाहर हो जाते हैं। स्वचालित रूप में समावेशन मानदंड को पूरा करने वाले परिवारों को, जो 5 तीव्र सामाजिक अभाव मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं, उन्हें कल्याणकारी लाभों के लिए स्वचालित रूप में शामिल कर लिया जाता है। अन्य की बात करें तो अन्य को वंचना के 7 संकेतकों के आधार पर रैंक दिया जाता है। बजट की अनुमति मिलने पर वे कल्याणकारी लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं। बीपीएल जनगणनाओं की विपरीत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 घरेलू अभाव को ट्रैक करने के लिए क्षमता पेश करता है, जो गरीबी की बहुआयामीता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतराल को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। जनगणना अधिनियम के बाहर यह प्रत्येक घर के विशिष्ट अभाव को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। सुमित बोस समिति 2017 की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने में
के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़े का लाभ उठाने की सिफारिश की है। सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा का उपयोग किया। इसमें शामिल है प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कई राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए भी इसका उपयोग करती हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं में वार्षिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आवर्ती क्रमों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों को शामिल करता है। स्वास्थ्य, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा 71वां क्रम, घरेलू उद्योग व उपभोग व 68वां और 75वां क्रम, घरेलू उपभोग व सर्वेक्षण। NSS राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण क्रम में हर 5 वर्ष में आयोजित घरेलू व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। घरेलू व्यय सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी आय वर्गों में घरेलू मासिक व्यय वितरण का अनुमान लगाता है। एकत्रित डेटा खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं सेवाओं पर व्यय, उपभोग में GDP और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों का पुनरुद्धार प्रदान करता है। 69वां क्रम 2022-23 में HCES पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मुफ्त सरकारी कल्याण विकल्पों पर डेटा भी शामिल है। सरकारी कार्यक्रमों में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा को शामिल करने से साक्षात्कार विकासात्मक हस्तक्षेप की सुविधा मिलती है। कल्याण कार्यक्रमों के वित्तीय स्थान को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम विशिष्ट प्राथमिकता सूची तैयार करना लक्षित गरीब हितैषी हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से मान्य किया जाता है और यहाँ कानूनी रूप से अनुमति है। वहाँ आधार के माध्यम से पहचान स्थापित की जाती है, जिससे दोहराव और धोखाधड़ी कम होती है। यह दृष्टिकोण आय या व्यय आधारित विचारों से परे बहुआयामी गरीबी को संबोधित करने में सरकार की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप में बढ़ाता है। गरीबी के कारण की बात करें तो भारत का गरीबी से संघर्ष जटिल है, जो कई परस्पर संबंधित कारकों से प्रेरित है। सामाजिक कारक में जाति व्यवस्था, कठोर पदानुक्रम। भारत में जाति व्यवस्था जन्म के समय सामाजिक भूमिकाएं निर्धारित करता है, जिसमें शिक्षा, नौकरी, संसाधन तक पहुंच सीमित हो जाती है। बहिष्कार, दलित और निचली जातियों को प्रणालीगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं तक पहुंच खराब होती है। गरीबी दर अधिक होती है। आर्थिक नुकसान में समान योग्यता होने के बावजूद दलित गैर दलितों की तुलना में 11% कम कमाते हैं। विश्व बैंक 2020 के अनुसार, जो गरीबी के चक्र को मजबूत करता है। गरीबी को बढ़ाने वाले अन्य सामाजिक कारक में लैंगिक असमानता, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नौकरियों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। प्रतिबंधात्मक मानदंड और उत्तराधिकार कानून उनकी गरीबी को और बढ़ाते हैं। भौगोलिक असमानताएं, खराब बुनियादी ढांचे और गहरे जातिगत पूर्वाग्रह वाले ग्रामीण क्षेत्रों अक्सर गरीबी का खामियाजा भुगतते हैं। गरीबी का सामाजिक कारकों का प्रभाव कम अवसर, भेदभाव, उचित रोजगार और को प्रतिबंधित करता है। शिक्षा बाधाओं में हाशिए पर पड़े परिवारों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतर पीढ़ीगत गरीबी, वंचित परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में फंसे रहते हैं। संस्थागत कारक में निम्न शिक्षा का स्तर 2024 तक केवल 51% भारतीय युवा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाएंगे, जो कि 2025 में 84% के मानक से कम है। स्वास्थ्य डेटा बोझ, देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय 39.4% रहा, जिससे गरीबी और अधिक गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। भौगोलिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कारक, भौगोलिक बाधाएं, दुर्गम भूभाग, पहाड़ी, वन क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढांचा और सीमित सेवा पहुंच का सामना करना पड़ता है। दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों और नौकरी के बाजारों में की कमी है। तटीय संवेदनशीलता,
चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं समुदायों को विस्थापित करती है, आजीविका को नष्ट करती है। पर्यावरण संबंधित चुनौतियों में मृदा क्षरण, कटाव, खराब खेती, कृषि उत्पादकता को कम करती हैं। जल संकट, भूखा और कुप्रबंधन खेती और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मौसम और चरम घटनाएं कृषि उत्पादकता को खतरे में डालती हैं। आर्थिक कारक में असमानता 0.35 का गिनी गुणांक विश्व बैंक 2023 के अनुमान में भारी अंतर दर्शाता है। शीर्ष 10% के पास 51% आय है। IMF के 2022 के अनुसार बेरोजगारी 5.1% बेरोजगारी। PLFS अप्रैल 2024 के अनुसार 37% अल्प रोजगार। PLFS ILO 2023 के अनुसार ऋण जाल 70%, ग्रामीण 55% शहरी परिवार कर्ज में हैं। CMIC 2022 के अनुसार जिससे वित्तीय जाल का निर्माण हो रहा है। कम पूंजी निवेश 2023-24 में पूंजी निर्माण घटकर GDP के 31.4% हो गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय 2024 जिसके विकास की गति धीमी हो गई है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, भारत लॉजिस्टिक क्षमता, विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 38वें स्थान पर है, जिससे वाणिज्य और पहुंच में बाधा का सामना करना पड़ता है। कमजोर सुरक्षा तंत्र, खंडित कल्याण प्रणालियां कई लोगों को बीमारी या फसल हानि जैसी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना देती है। कृषि पर निर्भरता 50% से अधिक श्रमिक आय के लिए कम उत्पादकता, उच्च जोखिम वाली खेती पर निर्भर है। भारत में शहरी और ग्रामीण गरीबी चाहे शहरी हो या ग्रामीण, भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समावेशी सतत विकास नीतियों को डिजाइन करने के लिए प्रत्येक से जुड़ी विशिष्ट विशेषताओं और कारणों चुनौतियों को समझना आवश्यक है। समाचारों में चर्चित मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में बढ़ती मजदूरी के बावजूद शहरी भारत में बढ़ती बेरोजगारी दरों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे शहरी गरीबी की दुर्दशा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अभाव के उभरते पैटर्न पर प्रकाश डाला है। भारत में शहरी गरीबी प्रमुख विशेषताओं में आय असमानता, शहरी स्थानों में अक्सर आय वितरण में महत्वपूर्ण असमानताएं देखने को मिलती हैं, जिससे धन कुछ क्षेत्र तक सीमित रह जाता है, जिससे तीव्र गरीबी वाले क्षेत्र का निर्माण होता है। अनौपचारिक रोजगार, शहरी गरीबों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक कार्यों में लगा हुआ है, जिसके पास नौकरी की सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक लाभों तक पहुंच का अभाव है। आवास की कमी, तीव्र शहरीकरण के परिणामस्वरूप मलिन बस्तियों का प्रसार, अपर्याप्त आवास, खराब जीवन स्थितियां तथा बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच, प्रवासन और संसाधन संबंधी तनाव, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के कारण अक्सर शहर का बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है, जिससे आवास की कमी और बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में युवा बेरोजगारी, शहरी युवा विशेषकर 15 से 19 वर्ष आयु वाले को ग्रामीण समकक्षों की तुलना में काफ़ी अधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। उच्च मजदूरी और बेरोजगारी का विरोधाभास, शहरी क्षेत्रों में मजदूरी और बेरोजगारी दोनों एक साथ वृद्धि, असमान आर्थिक लाभ और बढ़ती असमानताओं को इंगित करता है। सतत लिंग अंतराल, युवा पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर युवा महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है, जो सतत लिंग आधारित बाधाओं को दर्शाता है। शहरी गरीबी को मामूली गिरावट, शहरी गरीबी 2012 में 13.7% से घटकर 2022 में 12.55% हो गई। हालांकि असमानताएं अभी भी स्पष्ट हैं।
अभी स्पष्ट है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत की चुनौती की बात करें तो निरंतर आर्थिक विकास 2015-16 से 2022-23 तक औसत 5.4% के बावजूद इसका लाभ निम्न आय वर्ग तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाया है। शहरी गरीबी की मुख्य चुनौतियों की बात करें तो आवास, असुरक्षित भूस्वामित्व, झुग्गी बस्तियों का प्रसार, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, अत्यावश्यक सेवाओं में स्वच्छता, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवा तक खराब पहुंच, अपराध और असुरक्षा, जबरन वसूली और शोषण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, कमजोर सामाजिक नेटवर्क, पारंपरिक सामुदायिक सहायक प्रणाली का क्षरण, असमानता में स्टार्च से वंचना की तीव्र भावनाओं के बीच विरोधाभास दर्शाता है। जैसे धारावी बनाम मुंबई की गगनचुंबी इमारतें। शहरी गरीबी के बढ़ाने वाले कारक की बात करें तो गरीबी का शहरीकरण, पर्याप्त अवशोषण नीतियों के बिना प्रवासन से अनौपचारिक बस्तियों का विकास होता है। बहिष्कारपूर्ण शहरीकरण, शहरी प्रयोजन में अक्सर झुग्गी वासियों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे हाशिए पर रहने का चक्र चलता रहता है। क्षेत्रीय असमानताएं, द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी के शहरों के अविकसित होने के कारण बड़े शहरों में अवसर का अत्यधिक संकेंद्रण होने से शहरी गरीबी बढ़ती है। सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव, उचित दस्तावेज के बिना प्रवासियों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा जाता है। भारत में ग्रामीण गरीबी प्रमुख विशेषताओं में कृषि पर भारी निर्भरता के कारण ग्रामीण आजीविका, जलवायु अनियमितताओं और मूल्य में उतार चढ़ाव और बाजार अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो जाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बनी रहती है। भूमि असमानता, भूमिहीनता और कुछ लोगों के पास भूमि का संकेंद्रण समतामूलक श्रमिक आर्थिक गतिविधि में बाधा बन रहा है। तकनीकी और सूचना अंतराल, ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन, कौशल विकास, उद्यमिता और अवसर तक पहुंच में बाधा डालता है। ग्रामीण गरीबी से जुड़ी चुनौतियों में आजीविका की सुरक्षा, मानसून संबंधी जोखिम और बाजार जोखिम, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता में गंभीर घाटा, संपत्ति का स्वामित्व, भूमिहीनता और असुरक्षित काश्तकारी, तकनीकी समावेशन, सीमित डिजिटल पहुंच, आर्थिक विविधीकरण, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। शहरी और ग्रामीण गरीबी एक तुलनात्मक अवलोकन करें तो प्राथमिक आजीविका, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार और ग्रामीण गरीबी में कृषि में रोजगार है और शहरी गरीबी में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार। सामाजिक संरचनाएं, शहरी गरीबी में कमजोर समर्थन प्रणाली है, ग्रामीण गरीबी में मजबूत पारंपरिक नेटवर्क, सेवाओं तक पहुंच में शहरी गरीबी में बेहतर भौतिक पहुंच, वित्तीय बाधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बुनियादी ढांचा का अभाव, असमानता शहरी गरीबी में अत्यधिक है, ग्रामीण गरीबी में अधिक और समान रूप से फैला हुआ है। प्रवासन पैटर्न, शहरी गरीबी में अप्रवासन में शहरी गरीबी बढ़ती है, जबकि ग्रामीण गरीबी संकट के कारण पलायन। आगे की राय क्या है? समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देना, शहरी नियोजन में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय शासन को मजबूत करना, घेटोकरण का मुकाबला करने के लिए मिश्रित आय वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जबरन बेदखली की बजाय मलिन बस्तियों के बुनियादी ढांचे और कानूनी अधिकारों और सामाजिक सेवाओं के साथ उन्नत करना, संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देना, महानगरों पर दबाव कम करने के लिए छोटे शहरों कस्बों में उद्योगों, सेवाओं, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए कृषि उद्योग संबंधों को मजबूत करना, संवहनी और टिकाऊ आजीविका कौशल को सक्षम बनाना, श्रम प्रधान उद्योग और लघु स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना, हरित अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करना, ग्रामीण शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत केरल का कुटुंबश्री कार्यक्रम सफल सामाजिक नेटवर्क आजीविका सृजन को दर्शाता है। सामाजिक सुरक्षा पोर्टफोलियो का विस्तार करना, राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य लाभ और कल्याणकारी अधिकारों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी पहल प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को सशक्त बनाती है। भारत में गरीबी उन्मूलन की चुनौतियों में संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियाँ, असमानता, भारत में गहरी जड़ें जमाए बैठी असमानता गरीबी को कायम रखती हैं। धन और संपत्ति अवसरों का असमान वितरण गरीबों को इस चक्र के बाहर निकलने की क्षमता को सीमित करता है। जाति व्यवस्था भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देता है तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और आर्थिक अवसर को सीमित करता है। भ्रष्टाचार विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार उन संसाधनों को छीन लेता है जिसका उपयोग विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। यह संस्थानों को कमज़ोर करता है और सिस्टम में विश्वास को खत्म करता है, जिससे गरीबी कम करने के प्रभावी पहल में बाधा आती है। अकुशल शासन नीति कार्यक्रमों में अकुशलता, नौकरशाही पारदर्शिता के कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में देरी होती है। आर्थिक और सामाजिक कारण में जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ती जनसंख्या संसाधनों, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के प्रयासों पर दबाव डालता है। ज़्यादा लोगों का मतलब है भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की ज़्यादा मांग, जिससे सभी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो पाता है। उच्च बेरोजगारी, आर्थिक विकास के बावजूद भारत में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या खासतौर पर हाशिए पर रहने वाली आबादी के बीच बनी हुई है। औपचारिक क्षेत्र में नौकरी के अवसर की कमी के कारण बहुत से लोग अनौपचारिक क्षेत्र में फंस जाते हैं, जहां कम मजदूरी और सीमित लाभ मिलते हैं। बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, कई शहरी व्यक्तियों के पास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पानी और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। इससे अभाव का चक्र बनता है, जिससे समाज के उत्पादक सदस्य बनने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। शहरी ग्रामीण विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, अवसर का अभाव, गरीबी और भीड़-भाड़ वाले शहरी केंद्रों की ओर पलायन को बढ़ावा देता है। भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक में प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं आजीविका को बाधित करती हैं। संपत्तियों को नष्ट करना तथा लोगों को विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में गरीबी की ओर धकेलती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे अनियमित वर्षा पैटर्न, मरुस्थलीकरण जैसी और जल की कमी ग्रामीणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, पारंपरिक आजीविका को नष्ट करते हैं और खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। मृदा क्षरण, वनों की कटाई, असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ भूमि क्षरण में योगदान देती हैं, उत्पादकता को कम करती हैं, जिससे ग्रामीण गरीब आबादी की आर्थिक असमानताओं को नुकसान पहुंचता है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार कार्यक्रम प्रदान करना है ताकि उनकी आय बढ़े और गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने, शहरी गरीबों के लिए इसी तरह की एक योजना 2015 से 22 तक सभी के लिए आवास के रूप में शुरू की गई। इस योजना के तहत अब तक देश भर में 2.69 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह गरीबों को
स्वयं सहायता समूह से संगठित करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाने की एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। ग्रामीण शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर तक पहुंच प्रदान करके उनकी गरीबी और भेदता को कम करने हेतु प्रतिबद्ध है। मनरेगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल सरकारी कार्य शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हो 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यह अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करने का अधिकार देता है। भारत में गरीबी अभी भी क्यों बनी हुई है? ग्रामीण संकट मुख्य रूप से बढ़ती लागत, घटती भूमि जोत, जलवायु परिवर्तन आदि कारण कृषि की विफलताओं से प्रेरित है। इसके अलावा कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर की कमी गरीबी को कम करने में मुख्य बाधा है। महामारी का प्रभाव, कोविड महामारी और इसके परिणाम स्वरूप लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं और आय में गिरावट आई है। आयुष्मान भारत अनुमान है कि भारत में गरीबियों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। स्थिर विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक होता है, सकल घरेलू उत्पाद में 15 से 16% पर स्थिर हो गया है। गरीबी उन्मूलन योजनाओं की विफलता, अपर्याप्त धन, नौकरशाही की उदासीनता, समावेशन बहिष्करण संबंधी त्रुटियों के कारण भ्रष्टाचार, खराब कार्यान्वयन, ऊपर से नीचे तक के दृष्टिकोण के कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विफल हो गए हैं, जिनकी सफलता सीमित हो गई है। सुधार हेतु हालिया प्रयास में अधिक अवसर प्रदान करना, विकासोन्मुख दृष्टिकोण को विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके सुदृढ़ किया गया है, जो लोगों को विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। क्षमता निर्माण, सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए आवंटन में काफ़ी वृद्धि की है, जिससे क्षमता निर्माण और गरीबों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विकलांग और कमज़ोर समूहों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को नया रूप दिया गया, जिसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पुनः केंद्रित किया गया सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण की योजना में एकीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए मनरेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश, योजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रावधान जैसी पहल की शुरुआत की गई है। आगे की राह में गरीबी केवल आर्थिक और राजनीतिक समस्या नहीं, यह एक नैतिक मुद्दा और सामाजिक न्याय का मामला भी है। गरीबी आगे राष्ट्र के विकास को भी खतरे में डालती है, क्योंकि यह आर्थिक विकास में बाधा बन जाती है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 रिपोर्ट में हिंसक संघर्ष के आंकड़ों को बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों के साथ जोड़ा गया है, ताकि विभिन्न देशों में उनके आपसी संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और समय के साथ संघर्ष के बीच गरीबी विषय पर चर्चा की जा सके। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष बहुआयामी गरीबी के सभी 10 संकेतकों से संघर्षरत देशों में गैर संघर्ष वाले देशों की तुलना में अधिक अभाव है। 112 देशों में 1.1 मिलियन लोग
लगभग 18% गहन गरीबी में बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। 234 मिलियन से अधिक। भारत सबसे अधिक संख्या में अत्यधिक गरीबी रहने वाला देश था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में, यह गरीबी का एक माप है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के क्षेत्रों में गरीब लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले कई अभावों को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति संकेतकों की 1/3 या अधिक से वंचित है तो बहुआयामी गरीब के रूप में पहचाना जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक सतत विकास लक्ष्य 1 को आगे बढ़ाता है, अर्थात यह हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करता है। गरीबी और संबंधित मुद्दे में, गरीबी एक महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौती है जो भारत और विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह सिर्फ वित्तीय अभाव से कहीं ज़्यादा है। यह गरिमा, अवसर और मौलिक अधिकारों के क्षरण तक फैली हुई है। इसके प्रभाव व्यक्तियों से आगे बढ़कर समुदायों और समाज तक फैले हुए हैं, जिससे विभिन्न सामाजिक मुद्दों की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें शामिल है गरीबी, अपराध और हिंसा का चक्र। गरीबी, अपराध और हिंसा के बीच एक जटिल संबंध है। आर्थिक अभाव और सीमित अवसर। गरीबी भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच को सीमित करता है। ये अभाव आर्थिक और सामाजिक उन्नति के अवसर को गंभीर रूप से सीमित करते हैं, जिससे निराशा की भावना पैदा होती है और यह धारणा बन जाती है कि सफलता के वैध रास्ते बंद हो गए हैं। जीवन यापन की रणनीतियाँ। सीमित अवसर के सामने व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हताश होकर अपराध की ओर रुख कर सकते हैं। चोरी या सेंधमारी जैसी संपत्ति संबंधी अपराध बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का एकमात्र तरीका लग सकता है। सामाजिक अव्यवस्थाएं। कमज़ोर संस्थाएं। गरीबी से पीड़ित समुदाय अक्सर सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित होते हैं। इसमें कमज़ोर पारिवारिक संरचना, सकारात्मक रोल मॉडल की कमी और सामुदायिक संस्थाओं में गिरावट शामिल है, जो सहायता प्रदान कर सकता है। ये सभी कारक खासकर युवाओं में आपराधिक व्यवहार की संभावना को बढ़ाते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन और मानसिक स्वास्थ्य। गरीबी मादक द्रव्यों के सेवन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित है। ये स्थितियों निर्णय और आवेश नियंत्रण को खराब कर सकती हैं, जिससे हिंसा या आपराधिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है। गिरोह और असंगठित अपराध। वंचित इलाकों में गिरोह या संगठित अपराध समूहों का उदय हो सकता है, जो कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण करना चाहते हैं। ये समूह अपनेपन की भावना, आर्थिक लाभ के लिए एक अवैध मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जिसमें हिंसा और आपराधिक गतिविधियों का चक्र चलता रहता है। प्रत्यक्ष कारण नहीं, बल्कि एक मजबूत संबंध है। याद रहना चाहिए कि महत्वपूर्ण है कि गरीबी सीधे अपराध या हिंसा का कारण नहीं बनती है। गरीबी में रहने वाले बहुत से लोग कभी भी इन व्यवहारों में शामिल नहीं होते हैं। हालांकि गरीबी से जुड़े परिस्थितियां सामाजिक या हिंसक कृत्यों में शामिल होने के जोखिमों को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं। अन्य संबंधित तथ्य की बात करें तो गरीबी और अपराध हिंसा के बीच संबंध तोड़ने के लिए बहुआयामी दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आर्थिक अवसर, रोजगार सृजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और छोटे व्यवसायों के लिए सहयोग के माध्यम से आर्थिक अवसर का विस्तार करना सफलता के वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा और सामाजिक सहयोग। शिक्षा और सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों में निवेश करने की गरीबी की पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने की मदद मिलता है। सकारात्मक जीवन कौशल को बढ़ावा मिलता है। असमानता को संबोधित करना। आर्थिक असमानता को कम करने से निराशा और हाशिए पर लोगों की भावना कम होती है, जो अपराध और हिंसा को बढ़ाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर गरीबी का प्रभाव। गरीबी एक विनाशकारी जाल बनती है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को
पहुँच को बहुत सीमित कर देती है। स्वास्थ्य में एक दुष्चक्र, सीमित स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों के पास अक्सर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के साधन नहीं होते हैं, जिसमें निवारक देखभाल, सामान्य बीमारी का उपचार, पुरानी स्थितियों का प्रबंधन शामिल है। इससे वे रोकथाम योग्य, उपचार योग्य बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। पर्यावरणीय जोखिम, गरीबी से ग्रस्त समुदायों को अक्सर प्रदूषण, असुरक्षित आवास स्थितियों और सीमित स्वच्छता के प्रति असंगत जोखिम का सामना करना पड़ता है। यह विषाक्त संयोजन खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। कुपोषण का अभिशाप, अपर्याप्त पोषण गरीबी की पहचान। कुपोषण प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, विकास को रोकता है, दीर्घकालिक शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य का पर असर, गरीबी का लगातार बढ़ता तनाव मानसिक रूप से बहुत भारी पड़ता है। इन समुदायों की चिंता, अवसाद, अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ अधिक प्रभावित होती हैं, जो स्वास्थ्य की कार्यकुशलता और स्वास्थ्य को और अधिक सीमित कर देती हैं। मुख्य तथ्य की बात करें तो तपेदिक और मलेरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2019 के आंकड़ों से भारत में तपेदिक 27% और मलेरिया 24% के असमान बोझ का पता चलता है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि गरीबी किस प्रकार संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ावा देती है। साक्षरता असमानता। यूनेस्को ने 2018 के आंकड़े बताए हैं कि भारत में वयस्क साक्षरता दर 74.4%, वैश्विक औसत दर 86.3% से पीछे है, जो गरीबी के शैक्षिक परिणामों के स्पष्ट रूप से उजागर करता है। शिक्षा के अवसर में बाधाएं, स्कूल में प्रवेश में बाधाएं, आर्थिक तंगी के कारण गरीब बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा सकता है। यूनिफॉर्म, परिवहन, आर्थिक आपूर्ति की लागत अक्सर पहुंच से बाहर होती है। काम करने की ज़रूरत। गरीबी अक्सर बच्चों को परिवार की आय में योगदान करने के लिए मजबूर करती है, जिससे शिक्षा के लिए बहुत कम या कोई समय नहीं बचता है। बाल श्रम उनसे उनका बचपन और उनकी क्षमता छीन लेता है। खराब संसाधन। ग्रामीण इलाकों में पढ़ाने वाले स्कूलों के अक्सर अपर्याप्त फंडिंग, भीड़-भाड़ वाली कक्षाएं, ग्रामीण सामग्री, योग्य शिक्षकों की कमी होती है, जिससे छात्रों को सीखने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गरीबों के संज्ञानात्मक प्रभाव में गरीबी से जुड़े दीर्घकालिक तनाव, कुपोषण और स्वास्थ्य चुनौतियाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक प्रदर्शन को खराब कर सकते हैं। गरीबी का स्तरीकरण। इस घटना का सबसे उदाहरण गरीबी का स्तरीकरण है, जो महिलाओं पर गरीबी के असंगत प्रभाव को संदर्भित करता है। यहाँ इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि भारत में इस मुद्दे में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रकार किस प्रकार योगदान करते हैं। लिंग मानदंड और मूल्य। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के तहत महिलाओं को प्रायः अवैतनिक घरेलू कार्य सौंपे जाते हैं, जो बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज जिनमें उनके लिए सवेतन रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता के अवसर सीमित हो जाते हैं। सामाजिक मानदंड में महिलाओं की गतिशीलता, शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे कार्यबल में पूर्ण रूप से भाग लेने और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। श्रम और परिस्थितियों का असमान विभाजन। महिलाएं प्रायः घरेलू कामकाज और देखभाल की जिम्मेदारी का बोझ उठाती हैं, जिससे उनके पास उत्पादक गतिविधियों के लिए कम समय और ऊर्जा बढ़ती है। भूमि संपत्ति जैसी परिसंपत्तियों का असमान वितरण मुख्यतः पुरुषों के पक्ष में, जिससे आर्थिक स्वामित्व और नियंत्रण के मामले में महिलाएं और अधिक हाशिए पर चली जाती हैं। शक्ति संतुलन। पितृसत्तात्मक संरचना महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति और वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करती है, जिससे करती हैं
वित्तीय स्वायत्ता को सीमित करती है। एजेंसी की यह कमी उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है और संसाधनों और अवसर तक पहुँच की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। घरेलू दुर्व्यवहार, दहेज संबंधी उत्पीड़न सहित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उनकी कमजोरी को एक और परत जोड़ती है तथा गरीबी के बाहर निकालने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। नवीनतम आंकड़े और प्रवृत्तियों में महिला श्रम बल भागीदारी दर भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है, जो औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की सीमित अवसरों को उजागर करती है। गरीबी के चक्र को तोड़ने और अधिक समावेशी समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें निम्नलिखित आवश्यक है: कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक अवसरों को मजबूत करना, लिंग संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा देना जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संबोधित करें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करें, महिलाओं उन्मुख संस्थानों को बढ़ावा दें, निर्णय लेने वाले मंच और नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन करना ये सुनिश्चित करना कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, जिससे उनके दृष्टिकोण और नीतियों में विकास में शामिल किया जाए।